पापा, दुनिया में हमें अपना नाम देते हैं पापा। हर दिन खुद को तपिश में जलाकर अपनी बाहों की छाँव देते हैं पापा। हमारे ख्वाबों की ऊंची उड़ान देते हैं पापा। नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। जून महीने के कड़कती धूप वाले मौसम में आनंद जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। वह पसीने से लथपथ हुए आसमान की तरफ निहारते हुए अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए हुए सोच रहे हैं कि काश तुम आज मेरे साथ होती तो मेरी यह हालत कभी न होती। आज मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज मेरी आत्मा भी खाने की गुहार लगा रही है। आनंद जी धीरे धीरे छुप छुप कर रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन किस्मत तो देखो, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर निराश मन से आनंद जी एक गिलास पानी पीकर ही चुपचाप अपनी पत्नी को याद करते हुए अपनी चारपाई पर आकर लेट जाते हैं। गर्मी और भूख के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह बस दाएं बाएं करवट ही ले रहे हैं। वह बस आसमान को देख रहे थे और इंतजार में थे कि जल्दी से सुबह हो और बहू उन्हें कुछ खाने को दे दे। इतनी भयंकर गर्मी में आनंद जी बिना पंखे के सो रहे थे। उधर बहू बेटा एसी चलाकर सो रहे थे। दरअसल कल रात बेटा राहुल और बहू सीमा दोनों पार्टी करने गए थे और रात का खाना वहीं से खाकर आ गए थे। बहू सीमा अपने ससुर को खाने के लिए सुबह की 2 बासी रोटियां रखती थी। अक्सर उनकी बहू आनंद जी को बचे हुए बासी खाने ही दिया करती थी। रात के समय जब आनंद जी रोटी खाने के लिए रसोई घर में गए, वह जैसे ही रोटी के डिब्बे को खोले तो रोटी में से बदबू आ रही थी, इसलिए उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। रात के करीब 1 बजे बेटे बहू के लौटने पर आनंद जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू से कुछ खाने के लिए मांग लें, लेकिन जैसे तैसे रात बीत रही थी। आनंद जी भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे। वह पेट को दबाकर भूख से तड़पते हुए जैसे तैसे वह सो जाते हैं। देर रात सोने के कारण उनकी आंखें सुबह देर में खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू सीमा खाना बना रही थी। खाने को देखते ही आनंद जी खुश होने लगे कि चलो थोड़ी ही देर में खाना खाने को मिल जाएगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। यह सब सोचते हुए वह रसोई के दरवाजे के पास खड़े हो गए कि तभी एक कड़कती हुई आवाज़ आई और वह अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर तक कोई भी सोता है? फिर बहू सीमा 1 कप चाय आनंद जी के हाथों में देते हुए बोली, जल्दी से पीजिए और अपने कामों में लग जाइए। पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, फिर मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दीजिए। बहू एक के बाद एक काम देते जा रही थी और बोली, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना। रात से भूखे आनंद जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए और अपने कामों में लग गए। बुढ़ापे और भूख के कारण उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी इतना काम करने के लिए, परंतु वह मजबूर थे। सारा काम करने के बाद आनंद जी लड़खड़ाते हुए अपनी बहू से बोले, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, रात से कुछ नहीं खाया हूँ। जो रोटी तुमने रखी थी वह खराब हो गए थे, इसलिए मैं उस रोटी को नहीं खा पाया। तभी बहू जोश में बोली, अच्छा आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि मैं आपको बासी खाने देती हूँ? शर्म नहीं आती आपको ऐसे झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अब जाइए यहाँ से, मेरे सर पर मत खड़े रहिए। इतना कहते हुए सीमा ने आनंद जी को एक बिस्कुट का पैकेट दिया और बोली, अपने कमरे में जाकर खा लीजिए और हाँ, मेरे मायके वालों के सामने मत आना। आंगन में पड़ी हुई अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। आनंद जी बहू के इन बातों को चुपचाप सुनकर अपने कमरे में चले गए, क्योंकि वह मजबूर थे कि कहीं बेटा और बहू मिलकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी ना देने लगे। बेटा राहुल भी बहू की ही बातें मानता, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफ नज़र नहीं आती है। कमरे में जाकर आनंद जी अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लेकर सोचने लगते हैं कि कितनी मन्नतों के बाद हमारा बेटा राहुल हमें मिला था और हम लोग यही सोचते थे कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। उसे तो अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में कोई सही नज़र नहीं आता है। वह जब भी कुछ बोलता है तो मुँह से बस आग ही उगलता है। दोनों जब भी मुझे कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी मुझे खा जाएंगे।
क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? कितनी मेहनत की अपने बेटे की परवरिश के लिए, एक एक पैसे जुटाए ताकि मेरा बेटा सुकून से रह सके। मैंने उसके लिए एक बड़ा सा कारोबार खड़ा करवाया, इसीलिए इसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत के बाद एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई, जिसके कारण राहुल आज एक बड़ा व्यापारी बन गया है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। मैंने उसकी पसंद की लड़की से शादी भी करवा दी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तब मेरी पत्नी शारदा भी थी और उसके ज़िंदा रहने पर मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बन गया। मुझे घर के एक कोने में धकेल दिया गया। मैं कहीं का नहीं रहा। बेटा बहू मुझे एक एक रुपए के लिए तरसा रहे हैं, खाने के लिए भी तरसा रहे हैं। यह सब सोचते सोचते आनंद जी फुट फुट कर रोने लगे। आनंद जी की पत्नी को गुजरे हुए करीब 5 साल हो गए थे। बेटे बहू का रवैया भी उनके प्रति दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाना पड़ता था। बहू सीमा अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाती थी और खाने में उन्हें बासी रोटियां देती थी, और यदि वह कुछ कहते तो घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। इसी हंगामे की वजह से आनंद जी हमेशा चुपचाप बहू के सारे जुल्मों को सह लिया करते थे। लेकिन बेटे और बहू को उन पर कभी दया भी नहीं आई कि इस उम्र में वह यह सब कैसे सह रहे हैं। आनंद जी का एक पोता भी था जो राहुल और सीमा का बेटा था। वह डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर से दूर चला गया। जब पोता शिवम छोटा था तो उसे अपने दादाजी से भी सबसे ज्यादा लगाव था। उनके साथ खेलना कूदना, घूमना फिरना, सोना बैठना शिवम को बहुत अच्छा लगता था। दादा और पोते में इतना प्यार था कि दादाजी से कहानी सुने बिना शिवम को नींद नहीं आती थी। शिवम बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए वह डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कोटा चला गया। शिवम के जाने के बाद से ही आनंद जी अकेले पड़ गए थे। अपने कमरे में बैठकर आनंद जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन बहू सीमा ने उन्हें बाहर आने से मना किया था। रात से भूखे आनंद जी इंतजार में थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएंगे और उन्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। कुछ देर बाद बहू के मायके वालों ने खाना खाया। उधर आनंद जी पानी पी पी कर अपना पेट भर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए वह पानी लेने रसोई घर में गए तो बहू की माँ बहू सीमा से बोली, अरे सीमा, तू अपने बूढ़े ससुर से भी कुछ कामकाज करवाती है या नहीं, या फिर दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो। अब वह बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा लेती हूँ। बैठे बैठे मुफ्त में थोड़ी ना खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और वह दोनों बाहर चली गईं। आनंद जी के दिलों में दोनों की बातें जैसे तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोचने लगे कि दिल तो करता है कि अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा हूँ, यह सब कुछ मेरा बना बनाया हुआ है। यही सब सोचते हुए आनंद जी डगमगा गए और पानी का गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर बहू रसोई में भागती हुई आई और चारों तरफ पानी पानी देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको समझ नहीं आता है? आपको मना किया था ना इधर आने के लिए, फिर क्यों आए? पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। उधर बेटा राहुल भी चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, क्या आपका पूरे घर में इधर उधर घूमना ज़रूरी है? एक जगह पर बैठा नहीं जाता है। आपने सारा मज़ा खराब कर दिया। ऐसा बोलकर बेटा बहू पैर पटकते हुए चले गए। राहुल की बातें सुनकर आनंद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। आंखों में आंसू भरकर रसोई साफ किए और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे। बहू के मायके वाले भी चले गए। उधर आनंद जी भी अभी तक खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके सोने चली गई। आनंद जी अपने कमरे में से आवाज लगाते हैं, बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों गुस्से में बोले, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी है, और हाँ, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाइए।
जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे बहू की बातों से आनंद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ देर बाद में उन्हें अपने अतीत का कुछ याद आया। उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में कुछ पैसे रखे थे। वह पैसे लिए, कुछ कपड़े लिए और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू बहुत खुश हो रहे थे कि चलो मुसीबत से छुटकारा मिला। आनंद जी के पास कुल 800 रुपए थे। वह सोच रहे थे कि 800 रुपए से क्या करूँगा, भूख भी बहुत जोर से लगी है। फिर आनंद जी एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाना खाए और भूख शांत की। वह शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे, इसलिए वह सोचने लगे कि बाकी बचे पैसे से ऐसा क्या करूं कि भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने बचे हुए पैसे से चिप्स के कुछ पैकेट लिए और उन्हें एयरपोर्ट पर बेचने के लिए खड़े हो गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनका चिप्स खरीदने कोई नहीं आया। पसीने से लथपथ हो गए थे, फिर भी हौसला बनाए रखा। कुछ समय बाद चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम तक सारे चिप्स बिक गए। उन्हें 200 रुपए का फ़ायदा भी हो गया। रात होने को थी तो उन्होंने उसी ढाबे पर जाकर खाना खाया और एयरपोर्ट पर ही जाकर सो गए। आनंद जी अब हर रोज़ ऐसा ही करने लगे। वह बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे चिप्स बेचकर आनंद जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे थे और उन्हीं पैसों से भरपेट खाना भी खा लेते थे और कुछ पैसे भी बचा लेते। अब उन्हें किसी चीज़ के लिए अपने बेटे बहू की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद आनंद जी का पोता शिवम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने दादाजी और मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने के लिए अपने घर वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठकर शिवम मन ही मन सोच रहा था कि दादाजी मुझे देखकर फूले नहीं समाएंगे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सालों बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड से जो मिलेंगे। शिवम के साथ उसका एक दोस्त भी था। शिवम अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह अपने दादाजी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। बात करते करते दोनों कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। जैसे ही शिवम अपने दोस्त के साथ हवाई जहाज से उतरा तो वहीं एयरपोर्ट पर दादाजी चिप्स लिए बेच रहे थे और बार बार रुमाल से पसीने पोंछे जा रहे थे। तभी शिवम के दोस्त ने उससे कहा कि शिवम, यह तो तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। दादाजी को देखकर शिवम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सच में उसके दादाजी ही थे। आनंद जी लोगों को बुला बुला कर चिप्स खरीदने के लिए गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही शिवम उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने बोला, वह चिप्स ले लो बेटा, 10 रुपए का है। दादा की बात सुनकर शिवम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से शिवम बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। शिवम की आवाज़ सुनकर आनंद जी जैसे ही नज़र उठाए तो सामने उनका पोता खड़ा था। दादाजी और पोता एक दूसरे से गले लगकर फुट फुट कर रोने लगे। शिवम के दोस्त के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। फिर शिवम ने अपने दादाजी की गौर से देखा तो वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। शिवम ने पूछा, दादाजी आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से मना नहीं किया? देखिए कितनी तेज़ धूप है और आप इस धूप में खड़े होकर चिप्स बेच रहे हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? शिवम की प्यार भरी बातें सुनकर आनंद जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर आनंद जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिस माता पिता को भगवान मानता था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। लेकिन शिवम ने अब ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ ऐसा बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखा कर रहेगा। लेकिन सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहां पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनके पास थोड़े बहुत समय बिताया। फिर बोला, दादाजी आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपका खाना बेटर आकर दे जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर शिवम अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही शिवम घर पहुंचा तो उसकी माँ सीमा बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम घर वापस आ रहे हो।
फिर शिवम अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, अगर मैं पहले बता देता तो वह सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी सीमा राहुल को आवाज़ लगाती है, अजी देखो तो सही, हमारा बेटा आया है, कितना बदल गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए जैसे सीमा अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी शिवम पीछे हटते हुए बोला, माँ पहले मुझे यह बताओ दादाजी कहाँ हैं, वह कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए शिवम अपने दादाजी के कमरे में चला गया। दादाजी को वहाँ भी नहीं पाया तो अनजान बनकर अपने माता पिता से पूछता रहा। तभी सीमा घबरा कर बोली, अरे बेटा तुझे तो पता है तेरा दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं, कमरे में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे तो कहीं बाहर घूमने चले गए होंगे। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिवम की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सुबह से रात हो चुकी थी लेकिन आनंद जी अभी तक घर नहीं आए थे। फिर शिवम ने अपने पिता से पूछा, पापा आप बताओ दादाजी कहाँ हैं, क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। अगले दिन सुबह शिवम अपने दादाजी से मिलने निकल गया और वहीं उनके साथ ही खाना खाया। फिर अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद शिवम दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो सीमा और राहुल शिवम और उसके दादाजी को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी सीमा ने हड़बड़ाते हुए बोला, अरे बेटा तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो शिवम गुस्से से अपनी माँ से बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया ही नहीं था कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया है। शिवम की बातें सुनकर दोनों माता पिता उससे नज़रें चुराने लगे तो शिवम बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आपको पता है कल मैंने एयरपोर्ट पर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा। अगर मैंने उन्हें ना देखा होता तो मुझे आप दोनों के हरकतों के बारे में पता ही नहीं चलता। माँ आप तो एक औरत होकर भी अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा आप अपने पिता को इतना दर्द दे रहे थे, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आप तो उनके अपने बेटे होते हुए भी उनका दर्द नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सब हरकतें मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप शायद यह सब कुछ भूल गए हैं कि यह सब घर और दुकान, यह सब धन दौलत मेरे दादाजी का ही है। आपने अभी तक कुछ नहीं बनाया है, फिर भी आप दोनों मेरे दादाजी को रात की बची हुई सूखी रोटियां खिलाते थे, खुद एसी में सोते थे और अपने कमरे में एक पंखा तक भी नहीं लगवाया था। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता है जैसा आपने अपने खुद के पिता के साथ किया है। इस बात की सज़ा तो आप दोनों को मिलनी ही चाहिए। हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है। कुछ समय में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखते ही राहुल और सीमा आनंद जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तब आनंद जी राहुल को एक जोरदार का थप्पड़ जड़ दिए और राहुल जमीन पर गिर गया। आनंद जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो अच्छा है बे औलाद रहना ज़्यादा बेहतर है। साहब इन दोनों को ले जाइए। राहुल और सीमा आनंद जी से माफ़ी के लिए उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें ले जाने लगे तभी आनंद जी ने देखा कि उनके पोते शिवम की आंखों में आंसू थे। वह पुलिस वालों को रोककर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले राहुल और सीमा को चेतावनी देते हुए छोड़ देते हैं। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे और जैसा करोगे वैसा आपको भी मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखना। उस दिन के बाद से आनंद जी के बेटा और बहू उनका खूब ख्याल रखने लगे। आनंद जी अपने बेटे और बहू के साथ खूब शान से रहने लगे। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें कभी कोई भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कहानी कैसी है वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।